हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर। और दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हूं आपके लिए अपना इस वीडियो सीरीज का एक स्पेशल लेक्चर लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज का नाम है सुपर 25 और इस वाले लेक्चर का नाम भी होगा 25। ठीक है दोस्तों, तो सब चीज 25 है, लेकिन एक चीज होगी जो 25 नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपसे अपने 24 वाले लेक्चर में ये वादा किया था कि इस वाले लेक्चर में कुछ स्पेशल होगा, कुछ हटके होगा। और इस वाली वीडियो में वैसा ही है कि नाम तो सुपर 25 है, उसके बाद लेक्चर भी 25 है, लेकिन क्वेश्चन इसमें आज 25 नहीं होंगे। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए हमेशा सरप्राइज इस तरीके का होता है कि उसे पढ़ने के लिए जितना ज्यादा मिले उसे हमेशा कम लगता रहता है। तो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की फरमाइश को लेते हुए मैंने इस 25 की सीरीज में 25 क्वेश्चन ना लेते हुए 40 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 40 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत मन लगा के वीडियोस को देखिए और उम्मीद है कि आप लोगों ने हमें पिछले 24 वीडियोस में बहुत प्यार किया है, तब आज हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं दोस्तों। तो बिना देर करे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिखा है सामने ऑर्निथोफिली। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये वाले जो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं यहां पे, ये पूरी तरह से परागण पर डिपेंड है दोस्तों। परागण, अब पौधों में एक प्रोसेस होती है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं परागण, और परागण को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनेशन। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। हिंदी में दोस्तों इसको कहा जाता है परागण। ठीक है, परागण कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि परागण आखिर होता क्या है। तो जरा मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये कोई पुष्प का परागकोश है जिसको हम लोग इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। ये वाला क्या होता है? परागकोश। और ये है एक तरीके से मेल पार्ट। ये तो आपको मालूम है भाई, परागकोश कहां पे होगा, एंथर कहां पे होगा, मेल पार्ट होगा। अब इसी तरीके से ये वाला क्या हो गया दोस्तों, ये वाला हो गया फीमेल पार्ट, है ना, जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल और इसको बोलते हैं ओवरी। मतलब हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पराग कण होते हैं वो किसमें रहते हैं दोस्तों, वो रहते हैं इस पराग कोश के अंदर। ठीक है, एंथर के अंदर क्या रहते हैं, पॉलिन ग्रेन रहते हैं, मतलब पराग कण रहते हैं। तो होता क्या है कि ये पराग कण यहां से निकलकर कहां पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं इस मादा वाले भाग के ऊपर। मतलब मेल से निकले और फीमेल तक पहुंच गए, और फीमेल तक भी कहां पहुंचे, तो स्टिग्मा पे पहुंचे। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र पे पहुंचे। मैं फिर बोलता हूं कि यहां से, कहां से, पराग कोश से पराग कण निकले और मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। इतनी सी प्रोसेस दोस्तों क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। बस इतनी सी प्रोसेस क्या कहलाती है, मतलब यहां से निकल के यहां तक परागकणों का पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और अब सामने दोस्तों, अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो बस मुझे थोड़ी थोड़ी सी आपको हिंट देनी पड़ेगी और आपको ये 5 पॉइंट अभी के अभी तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि परागण जो होता है ये अलग अलग टाइप का है। अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी मौका मिला तो मैं इस पर वीडियो आपको बना के कंप्लीट परागण समझा दूंगा। आपको 100% कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां पर हर बात की जाएगी कि स्वपरागण क्या होता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पर परागण क्या होता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन लिखे हैं उसमें लिखा है पहला ऑर्निथोफिली। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना ऑर्निथोफिली का मतलब होता है पक्षी परागण। क्या होता है? पक्षी परागण। मतलब यह हुआ कि यहां से पराग कणों को लेकर यहां तक ले जाने का काम कौन करेगा, पक्षी करेंगे। तो पक्षी परागण का मतलब क्या हो गया, ऑर्निथोफिली। क्लियर हो गई एक बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 2 पे आ जाओ दोस्तों, कीरोप्टेरोफिली। क्या नाम है? कीरोप्टेरोफिली। तो कीरोप्टेरोफिली में दोस्तों इस तरीके से याद रखो, चमगादड़ों द्वारा होने वाला परागण। ठीक है, और मोस्टली रात में होता है। ठीक है, तो चमगादड़ों के द्वारा होने वाला परागण, ये क्या होता है दोस्तों, कीरोप्टेरोफिली होता है। अगला आ जाइए, मेलेकोफिली। अब याद रखें दोस्तों, एक घोंगा होता है, एक जीव होता है घोंगा, जिसको हम लोग स्नेल बोलते हैं। तो घोंगे के द्वारा जब परागण होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेलेकोफिली। क्या बोलते हैं? मेलेकोफिली। ठीक है दोस्तों, अगला लिखा है
एंटमोफिली। ठीक है, एंटमोफिली। देखो दोस्तों, एक याद कर लो, एक रूट होता है, अगर कहीं पे एंटमो वर्ड लिखा है, एंटमो, तो समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं कीड़ों की बात हो रही होगी। ठीक है, कीटों की या कीड़ों की बात हो रही होगी। तो जब कीटों के द्वारा परागण होता है, कीड़ों के द्वारा या कीटों के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, तो दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटमोफिली बोलते हैं। और लास्ट में क्या लिखा है? जूफिली। तो जूफिली का मतलब होता है, जू का मतलब समझ लो जंतु। तो जब परागण जंतुओं के द्वारा होता है, जानवरों के द्वारा होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूफिली बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज मैं एक काम और भी करूंगा, चूंकि वीडियो ही स्पेशल है तो इसलिए एक काम तो मैं जरूर करूंगा। पहले तो मैं आपको ये पूरा वीडियो पढ़ा दूंगा, उसके बाद आज हम लोग दोस्तों पूरी एनर्जी के साथ मुश्किल से 1 या 2 मिनट के अंदर इन पूरे 40 क्वेश्चन का एक बहुत बेहतरीन रिवाइज करेंगे। और उस टाइम आप मोबाइल रख देना अपने बगल में और मेरे साथ साथ पूरी कोशिश करके बोलना। तो उम्मीद करते हैं कि देखें आप हमारे साथ कितना हमारा साथ दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तो पहले तो वीडियो को बहुत ध्यान से वॉच कीजिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा दोस्तों डेंड्रोलॉजी। अब डेंड्रोलॉजी क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। क्या होता है? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। आप चाहें तो अपने बगल में नोट्स लेकर उन चीज को नोट कर सकते हैं। नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, चीजें याद भी होती हैं। तो डेंड्रोलॉजी मतलब क्या हो गया? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन हो गया। क्लियर हो गया डेंड्रोलॉजी? आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, एक काम करते हैं, टिक लगाते चलते हैं। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी हो गया, ऑर्निथोफिली हो गया। ठीक है, उसके बाद कीरोप्टेरोफिली हुआ, मेलेकोफिली, एंटमोफिली, जूफिली, इतने हो चुके हैं। डेंड्रोलॉजी अभी मैंने बताया, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। अगला लिखा दोस्तों डेंड्रोकोनोलॉजी। अब थोड़ा सा नाम समझो, डेंड्रोक्रोनोलॉजी या कोनोलॉजी, ये क्या है? तो याद रखना कि वृक्षों की आयु का अध्ययन। कोई भी वृक्ष कितने साल का हो गया है, कितने साल पुराना है, इस बात का अध्ययन हम लोग किसके अंदर करते हैं दोस्तों? डेंड्रोक्रोनोलॉजी या डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। ठीक है, इतनी तो बात क्लियर हो गई। अब आखिर क्वेश्चन बनता है कि हम लोग वृक्षों की आयु का अध्ययन कैसे करते हैं, कैसे पता करा जाता है कि वृक्ष कितना पुराना है? तो जरा मेरी बात को सोचिए। मान लीजिए कि जो एक वृक्ष है, ठीक है, मान लीजिए ये वृक्ष है दोस्तों। ठीक है, तो अब जब वृक्ष में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे मान लो कोई भी पेड़ काट दिया गया, इमेजिन करिए कोई पेड़ काट दिया गया, तो काटने से आपको ऊपर से इस तरीके का नजर आएगा ना, एक फ्लैट नजर आएगा। तो आप कभी नोटिस करना होगा उस पेड़ के ऊपर इस तरीके से रिंग बनी होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये पेड़ है, हम इसको इस तरह से देखें, इस तरह से ऊपर से, तो दोस्तों आपको इस तरीके की हल्की हल्की रिंग नजर आएंगी, इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके की ये वाली रिंग नजर आएंगी। तो ऐसे समझ लो कि जितनी रिंग्स होती हैं, ठीक है, जितनी रिंग्स होंगी, समझ लो कि वो पेड़ उतने साल पुराना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हर साल एक रिंग बन जाती है हर पेड़ में। ठीक है, हर पेड़ में एक रिंग बन जाती है। तो जितनी रिंग्स होंगी उतनी ही उस पेड़ की एज होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों वायरोलॉजी। क्या लिखा हुआ? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का मतलब हो गया विषाणु विज्ञान, मतलब कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम वायरस का अध्ययन करते हैं, विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं, वायरस से समझ लो, वायरोलॉजी वायरस से हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, स्पर्मोलॉजी। अब समझो स्पर्मोलॉजी का मतलब, स्पर्म से समझ लो बीज। ठीक है, स्पर्म का मतलब क्या हो गया? बीज। तो बीजों का अध्ययन। ठीक है, द स्टडी ऑफ सीड्स। ठीक है, तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग बीजों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। और उसके बाद फिर लिखा दोस्तों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी शाखा होती है साइंस की या बायोलॉजी की ऐसी शाखा होती है जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में नॉलेज लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड का अध्ययन करते हैं। अब ये बात तो आप सबको पता होगी कि न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, आप सबको मालूम है, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, यही तो 2 होते। तो याद रखें कि न्यूक्लिक एसिड का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, उम्मीद है ये 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी। तो याद रखें, इसका मतलब हुआ अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। अंतःस्रावी तंत्र का मतलब यह कि जितनी भी ग्रंथियां हमारे शरीर में काम कर रही हैं, चाहे वो अंतःस्रावी हो चाहे
चाहे बहिस्रावी हो, चाहे मिश्रित ग्रंथियां हो, चाहे कोई सी भी इस तरीके की हार्मोन्स या एंजाइम निकालने वाली कोई सी भी ग्रंथि हो, तो उन सबका दोस्तों हम लोग अध्ययन किसमें करते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। इसको हम सीधा कहेंगे अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। अगर पूछा जाए कि एंडोक्राइनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो याद रखें अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन है दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है वीडियो में अच्छा लग रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, लिखा है एंटमोलॉजी। तो एंटमो, मैंने अभी आपसे कहा था, जैसे यहां पे आया था ना एंटमोफिली, इसी तरीके से यहां पे क्या आया है? एंटमोलॉजी। तो मैंने आपसे पहले बोला था कि एंटमो मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कीट की बात हो रही होगी, इंसेक्ट की बात हो रही होगी। तो याद रखना, एक ऐसी शाखा होती है विज्ञान की जिसमें हम लोग कीड़ों का अध्ययन करते हैं, इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटमोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों हर बात मन से पढ़िए, क्योंकि लास्ट का रिवाइज बहुत जबरदस्त होने वाला है। बस उस समय आप हमारे साथ दे देंगे तो ये वीडियो आपको आज यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगली बार आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, हेमेटोलॉजी। तो याद रखना दोस्तों, हेमेटोलॉजी ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा तुम्हें। हेमेटोलॉजी से आप ऐसे याद कर लो कि ये जो रक्त होता है हमारा, रुधिर होता है, या रुधिर से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, मतलब ब्लड या ब्लड से रिलेटेड जितनी डिसीज होती हैं, उन सबका अध्ययन दोस्तों किसमें करते हैं? हेमेटोलॉजी। अब मैंने ये क्यों कहा कि कंफ्यूज करेगा आपको? तो दोस्तों कंफ्यूज इस बात में हो जाते हैं बच्चे कि हेमेटोलॉजी और एंजियोलॉजी, इनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाता है। तो आप ऐसे समझें कि अगर परिसंचरण तंत्र की बात हो रही है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात हो रही है, जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी, तो दोस्तों अगर परिसंचरण तंत्र की बात है तो दोस्तों उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी। क्या बोला? परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या हुआ? एंजियोलॉजी। और अगर पूछा जाए कि हेमेटोलॉजी का मतलब क्या है, तो याद रखें कि रुधिर या रक्त या और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन। ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी बीमारियां होंगी, रक्त वाली ब्लड डिसीज होंगी, तो उनसे रिलेटेड जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक है, और एंजियोलॉजी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। क्लियर हो गया? आगे लिखा दोस्तों मायोलॉजी। अब मायोलॉजी का मतलब क्या है? तो ऐसे समझो कि पेशियों का अध्ययन। ठीक है, पेशियों का अध्ययन। ऐसे समझ लो, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं कि जो हमारी पेशियां होती हैं दोस्तों, इसमें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक का नाम है एक्टिन और एक का नाम है मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन दो टाइप के प्रोटीन है पेशियों में। तो वहां मायो से निकाल लो आप, तो क्या नाम हो गया? मायोलॉजी, मतलब पेशियों का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ मसल्स। तो याद रखें पेशियों का अध्ययन क्या हो जाएगा? मायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है इक्थियोलॉजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इक्थियोलॉजी। तो याद रखें दोस्तों मछलियों का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ फिशेज। तो मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। 2-3 बार बोला करो दोस्तों, कोई भी बात 2-3 बार बोलोगे हमेशा रेडी हो जाएगी। इक्थियोलॉजी क्या होता है? मछलियों का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला लिखा है हर्पेटोलॉजी। अब हर्पेटोलॉजी का मतलब क्या है? तो यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उभयचर और सरीसृप। उभयचर आपको मालूम है एम्फीबियन होते हैं, जो कि जमीन में और पानी में दोनों पे रह सकते हैं। तो उभयचर और सरीसृप, सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल्स, के ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं, उनके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो सरीसृप और उभयचर इन दोनों का जब अध्ययन किया जाता है तो इसको दोस्तों कहते हैं हर्पेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने आपको शायद अपने पिछले वीडियोस में भी बता रखी है। हो सकता है कि कभी 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएं, तो दोस्तों उसको आप रिवाइज के तौर पे ले लिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी को कैसे समझोगे? तो इसको वर्ड निकाल लो इम्यूनिटी। इम्यूनोलॉजी से निकाल लो इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, या इसको हम लोग एक शब्द दें तो होता है प्रतिरक्षा। तो याद रखें इम्यूनोलॉजी का मतलब हुआ प्रतिरक्षा विज्ञान, मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम रोगों से लड़ने की क्षमता या प्रतिरक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरक्षा विज्ञान हो जाता है ये। आगे लिखा है दोस्तों लेपिडेटेरियोलॉजी। क्या लिखा है? लेपिडेटेरियोलॉजी। अब याद करें, लेपिडेटेरियोलॉजी का मतलब यह हुआ कि एक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम
तितलियों का अध्ययन करते हैं, बटरफ्लाई, ठीक है, स्टडी ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। तो तितलियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं लेपिडेटेरियोलॉजी। तो याद रखें, ये भी बात तैयार हो गई होगी, तितलियों का अध्ययन। आगे लिखा है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। अब ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, तो याद रखें अस्थियों का अध्ययन, ठीक है, जो हमारी हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, तो उसका एक अध्ययन क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी। ऐसे ट्रिक बना लो, ऑस्टियो और अस्थियां, है ना, ऑस्टियो अस्थियां, इस तरीके से आप अगर मतलब दोनों में कंपेयर कर लोगे तो ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। तो अस्थियां या हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब वीडियो बिल्कुल मिडिल में चल रहा है, और आप लोग अगर अभी तक हमारे साथ बने हैं तो ये बात का मैं बिल्कुल श्योर करता हूं कि आप अपनी लाइफ में 100% सफल होंगे, क्योंकि एक जगह बैठ के कंसंट्रेशन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। फॉर्म तो भरते हैं करोड़ों लोग, और क्या कारण है कि केवल कुछ हजारों का नंबर आता है। शायद समझ गए होंगे कि इस तरीके से जो कंसिस्टेंटली तरीके से लगातार स्टडी करते हैं, नंबर सिर्फ उनका आता है, बाकी केवल भीड़ बढ़ाते हैं और कोई मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है लो दोस्तों ऑफियोलॉजी, बहुत अच्छा है ऑफियोलॉजी। ये मैं आपको ट्रिक से याद करवा दे रहा हूं, हालांकि ट्रिक हो सकता है थोड़ी सी अजीब लगेगी आपको, वैसे तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सांपों का अध्ययन, ठीक है, सांपों का अध्ययन। और क्या लिखा है, ऑफियोलॉजी। तो अगर सांप हमारे पास आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उफ करेंगे, उफ सांप आ गया, ठीक है, तो उफ तरह से उसको दूर भगा देंगे। तो ऑफियोलॉजी, उफ से कर लो ऑफियोलॉजी। तो उम्मीद है दोस्तों ये ऑफियोलॉजी भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है पेलिएंटोलॉजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि मैंने अपने किसी वीडियो में ये जरूर आपसे कमेंट में पूछा था, मैंने शायद आपसे पूछा था कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखें दोस्तों, इसका उत्तर ही यही है कि पेलिएंटोलॉजी का मतलब होता है जीवाश्मों का अध्ययन। जो फॉसिल्स होते हैं, जो जमीन में लाखों करोड़ों साल पहले दब गए थे और आज खुदाई के दौरान हमें वो प्राप्त होते हैं, तो उनको दोस्तों हम लोग कहते हैं फॉसिल्स कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो याद रखें कि पेलिएंटोलॉजी का मतलब हुआ जीवाश्मों का अध्ययन। तो जीवाश्मों का अध्ययन क्या होता है, पेलिएंटोलॉजी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लिखा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी दोस्तों मतलब ये कि जो हमारा पूरा शरीर है, हमारी शारीरिक संरचना है, या हमारे शरीर से रिलेटेड जितनी भी बातों का अध्ययन करते हैं, मतलब शरीर क्रिया विज्ञान कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो हमारा शरीर क्रिया विज्ञान जो है उसके बारे में जब हम नॉलेज लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे लिखा है दोस्तों सिंडेस्मोलॉजी। क्या लिखा है, सिंडेस्मोलॉजी। अब समझो बात को, जो हमारी अस्थियां हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, वो दोस्तों आपस में जुड़ी हुई हैं। तो याद रखें अस्थियों के जोड़ों का अध्ययन, ठीक है, या जहां पे भी हमारी अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनका जो अध्ययन होता है, अस्थियों के जोड़ों का अध्ययन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंडेस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, सिंडेस्मोलॉजी याद रखना, सिंडेस्मोलॉजी। ठीक है, डेस्मो है और डेस्मो में डा है और हड्डी में भी डा होता है, तो आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हो, डेस्मो का डा और हड्डी का डा। तो सिंडेस्मोलॉजी मतलब हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन। उम्मीद है क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लिखा है ऑर्गेनोलॉजी। अब ऑर्गेनो से ऐसे समझो दोस्तों, जैसे ऑर्गन होते हैं ना, ऑर्गन का मतलब क्या होता है, शरीर के अंग। तो याद रखना कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम अंगों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गन, तो अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक नाम लिखा है दोस्तों लेनेक। क्या नाम लिखा है, लेनेक। असल में ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एक बहुत अच्छा नाम है, और ऐसा नाम है जिससे रिलेटेड जो इन्होंने जिस चीज की खोज की थी वो आप अक्सर डॉक्टर के गले में डला देखते होगे। ठीक है, तो जो डॉक्टर्स के गले में डला होता है उसका नाम तो आपको मालूम ही होगा ना, आला, है ना, आला ही तो बोलते हैं। नहीं, आला नहीं बोलते हैं दोस्तों, वो एक बहुत मतलब घरेलू नाम है। असल में जो एक्चुअल नाम है वो है स्टेथोस्कोप। क्या नाम है दोस्तों, स्टेथोस्कोप। तो याद रखें, स्टेथोस्कोप की खोज किसने करी थी, तो लेनेक ने करी थी। तो ये क्वेश्चन कभी भूलिएगा नहीं, पेपरों में खूब पूछा जाता है। तो लेनेक ने किसकी खोज करी थी, स्टेथोस्कोप की थी, जिससे डॉक्टर कान में लगा के हमारे हृदय की धड़कन को एक बार में पहचानने की कोशिश करता है, या और भी अगर कोई सांस चल रही होती है, इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कतें होती हैं तो वो इस स्टेथोस्कोप की सहायता से डॉक्टर पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नाम आया दोस्तों प्लूरा।
सब मैंने पहले ही बोला, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, बस आप केवल साथ बने रहिए, चीजों को याद करते रहिए और 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों आप एक काम करिएगा, मेरे वीडियोस देखिए, उसके बाद आप कहीं से कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगा के देखेंगे जब भी, तो वो आपको वहीं पे क्वेश्चन 100% दोस्तों ये वाले मिल जाएंगे। और ये वाला जो पूरा वीडियो है ये पूरी तरह से एक तरीके से ज्यादा जरूरी जो होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, वो होगा पैरामेडिकल के नजरिए से। ठीक है, तो पैरामेडिकल के लिए तो ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए पूरे मन से समझिए बात को। अगला लिखा दोस्तों प्लूरा। तो याद रखें जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके मतलब जो हमारे लंग्स हैं या हमारे फेफड़े हैं उनके सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। तो याद रखें कि फेफड़ों के ऊपर का भाग या ऊपरी परत क्या कहलाती है, प्लूरा कहलाती है। क्लियर हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दो नाम लिखे दोस्तों यहां पे, गैलो व मोंटाग्नीर। बहुत अच्छे नाम है दोस्तों। एक बात याद रखना, आप लोगों ने एक बीमारी सुनी होगी, बड़ी भयंकर बीमारी है, आप लोगों ने क्या दुनिया में सबने सुन रखी है, और नाम है एड्स। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम है बीमारी होती है एड्स, और ये एड्स फैलता है HIV के द्वारा। तो सबसे पहले एड्स बीमारी के बारे में पता किसने लगाया, अगर क्वेश्चन पूछा जाए एड्स की खोज किसने की, किसने बताया कि इस तरीके की कोई बीमारी होती है जिसमें कि आदमी ठीक नहीं होता है या ये वायरस से होती है, तो कुल मिला के एड्स की खोज किसने की, तो दोस्तों नाम हमेशा इन्हीं का लिया जाएगा, गैलो और मोंटाग्नीर ने। और अगर आप लोगों से इसकी सन पूछी जाती है तो याद रखें 1984 में सबसे पहले गैलो और मोंटाग्नीर ने हम लोगों को बताया था एड्स के बारे में। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब अगले नंबर पे आते हैं। एक इससे रिलेटेड एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इन्होंने 1984 में तो बताया, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहला केस कब मिला, मतलब एड्स का पहला मरीज कब मिला, तो याद रखना 1981 में मिला था दोस्तों। याद रखना 1981 में, अफ्रीका में था, तो 1981 में ये था। और लगभग 2-3 साल तो वही लगते ही हैं किसी चीज पे रिसर्च करने में, फिर उसके ऊपर रिसर्च हुई होंगी कि आखिर ये बीमारी कैसे हो रही है, क्यों फैल रही है, क्या है इसमें, किस तरीके के लक्षण होते हैं, बॉडी में कहां प्रॉब्लम आने लगती है। तो फिर कहीं जाके 1984 में गैलो और मोंटाग्नीर ने इस बीमारी के बारे में हम लोगों को बताया था। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों टी सेल्स और बी सेल्स। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोगों को एड्स हो जाता है या फिर किसी भी इंसान को एड्स होता है, भगवान न करे दोस्तों किसी को बड़ी गंदी बीमारी, आज तक इसका कोई भी इलाज नहीं होता है, मिला ही नहीं है अभी तक इलाज, एक लाइलाज बीमारी है। तो याद रखें कि जब भी किसी को यह बीमारी होती है तो दोस्तों हमारे शरीर में दो तरीके की सेल्स होती हैं। अब एक मिनट के लिए इन सब बातों को छोड़ के मेरी बात सुनो। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, जो प्रतिरक्षा होती है, वो दो तरह की सेल पर डिपेंड होती है। ठीक है, उसमें से एक होती हैं टी सेल्स, एक होती हैं बी सेल्स। जब मौका मिलेगा मैं इन दोनों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। यहां पे टी का मतलब थाइमस है और बी का मतलब बोन मैरो है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई ना। तो दोस्तों मेन चीज इतनी समझो कि जो हमारे बॉडी में जो हमारी प्रतिरक्षा होती है वो दो तरीके की सेल पर डिपेंड होती है, जिसमें एक होती हैं टी सेल्स, एक होती हैं बी सेल्स। जिसमें से ज्यादा जरूरी कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं दोस्तों बी सेल्स। क्यों होती हैं? क्योंकि एक बात तो आप भी जानते हो कि प्रतिरक्षा का पूरा संबंध किससे होता है, एंटीबॉडी से होता है कि नहीं भाई। अगर हमारे अंदर एंटीबॉडी होंगी तो हम बीमारियों से आराम से लड़ पाएंगे। तो याद रखना दोस्तों कि जो एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं वो कौन होती हैं, वो होती हैं बी सेल्स। लेकिन उन बी सेल्स को बहुत दिमाग लगा के सुनना, उन बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित कौन करता है या कह लो मदद कौन करता है, तो वो होती हैं दोस्तों टी सेल्स। मतलब ये हुआ कि ये दोनों जय और वीरू हैं। ठीक है, जय और वीरू मतलब वही वाली बात शोले पिक्चर के, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। तो बी सेल्स एंटीबॉडी तो बनाती हैं, क्लियर हो गया ना। तो एंटीबॉडी को बनाने के लिए प्रेरित कौन करता है, इंड्यूस कौन करता है, तो याद रखना वो कौन करता है, टी सेल्स। अब क्या हुआ, ये जो वायरस होता है, मतलब जो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स फैलाता है, ये वायरस दोस्तों खत्म कर देता है टी सेल्स को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एड्स विषाणु या फिर कह लो HIV जो विषाणु है वो किसको खत्म करता है, किसको समाप्त करता है, तो किसको करेगा दोस्तों, टी सेल्स को। ठीक है, और टी सेल्स का काम क्या है, बी सेल्स की मदद करना एंटीबॉडी बनाने में। अब जरा खुद दिमाग लगाओ कि अगर टी सेल्स ही डैमेज हो गई
तो क्या वो बी सेल्स को मदद कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। और बी सेल्स डैमेज और बी सेल्स की मदद जब नहीं होगी तो क्या एंटीबॉडी बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। और एंटीबॉडी ही नहीं बनेगी तो क्या हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी रहेगी जितनी पहले थी? नहीं थी। और सिर्फ यही कारण है कि लगातार धीरे धीरे करके प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम होती चली जाती है और एक दिन रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। और इसी से रिलेटेड मैंने एक बात लास्ट में लिख रखी है, रेट्रोवायरस। देखो दोस्तों, याद रखना कि असल में होता क्या, वायरोलॉजी मैंने यहां पे बोला था ना, वायरोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रीम होती है। उसमें वायरस के बारे में पढ़ा जाता है, एक बहुत अपने आप में मतलब अगर पढ़ने पाओ तो पूरा एक कोर्स है इसके ऊपर। ठीक है, तो इतना समझो कि जितने भी वायरस होते हैं सबकी अपनी फैमिलीज होती हैं, सबके अपने समूह होते हैं, सबके अपने ग्रुप होते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारे में पूछा जा सकता है कि जो ये वाला वायरस होता है, जो मतलब जो एड्स वायरस का नाम क्या है? HIV। ये HIV वायरस जो है वो किस समूह में आता है? ठीक है, क्या ग्रुप है इसका, क्या नाम है इसके समूह का? तो तब आंसर क्या आएगा दोस्तों? रेट्रोवायरस। ठीक है, तो रेट्रोवायरस जो है वो क्या है? तो वो है एक तरीके का समूह जिसके अंदर कौन आता है? HIV वायरस आता है। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब दोस्तों 10 क्वेश्चन और रह गए हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो हार नहीं मानूंगा, बस आप भी हमारे संग लगे रहिए, तो हार आपको भी नहीं माननी है। ठीक है, दोनों लोग मिलके काम करेंगे दोस्तों। जब हमारा हाथ और आपका हाथ एक साथ मिलेगा तब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, और उससे बड़ी खुशी हो सकता है कि आपके माता पिता को हो, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन अगर माता पिता के बाद होगी, या तो मैं तो ये तक कह सकता हूं आपके माता पिता से ज्यादा अगर किसी की खुशी होगी तो दोस्तों मैं होऊंगा। 100% बात है कि हो सकता है मैं उस समय आपके पास ना हूं, आप हमारे व्यूअर हैं, मैं आपके पास नहीं होऊंगा, लेकिन मैं 100% पता नहीं क्यों भगवान की कुछ ऐसी कृपा है, मैं उस चीज को महसूस करता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं इसीलिए खुश रहता हूं हमेशा, क्योंकि मैं आप सबका प्यार महसूस कर पाता हूं कि आप लोग हमें कितना चाहते हैं, कितना साथ निभाते हैं। इसी बात पे दोस्तों वीडियोस को लाइक भी कर दिया करिए, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा है मोरूला। अब समझो बात को, जो माता के गर्भ में, ठीक है, जो हम लोगों की मां होती है, तो माता के गर्भ के अंदर जब भ्रूण जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो जब 32 कोशिकाओं वाला हो जाता है, कितनी कोशिकाएं हो जाती दोस्तों? 32 कोशिकाएं हो जाती हैं, 32 सेल्स हो जाती हैं, तब उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? मोरूला नाम देते हैं दोस्तों। क्या नाम देते हैं? मोरूला नाम देते हैं। तो 32 कोशिकीय भ्रूण क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। यहां तक की क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहां पे 2 नाम दिए गए हैं, अपने आप में बहुत जरूरी नाम है, पेपरों में मतलब 100% पूछे गए हैं, तभी तो खैर यहां पे लिए हैं मैंने, फिर भी बहुत जरूरी है और थोड़ा सा अंतर है दोनों में। एक क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति के जनक, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर एक तो क्वेश्चन ये बनेगा। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों भारतीय हरित क्रांति के जनक। ठीक है, हरित क्रांति का मतलब यह हुआ कि जो पेड़ पौधों को उगाने के लिए जो एक तरीके से एक क्रांति चलाई जाती है उनको हरित क्रांति बोलते हैं। बहुत पहले हरित क्रांति चली थी, इसमें पेड़ पौधों को बहुत उगाया गया, कभी मौका मिला तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो इतना समझो कि अगर हरित क्रांति की बात होगी विश्व में, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, मान लो नॉर्मल क्वेश्चन आया, विश्व में नहीं आया, सीधा पूछा हरित क्रांति के जनक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आया विश्व में हरित क्रांति के जनक पूरी दुनिया में स्टार्टिंग किसने करी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय हरित क्रांति के जनक या भारत की हरित क्रांति के जनक, तो आंसर क्या होगा? MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, तो हरित क्रांति के जनक विश्व में या केवल हरित क्रांति के जनक पूछे जाएंगे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और अगर पूछा जाए कि भारतीय हरित क्रांति के जनक तो कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, लिखा हुआ है कैरी मुलिस। ठीक है, अब समझो बात को, जो इंटरमीडिएट है उसमें 4th यूनिट का नाम है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वहां पे एक प्रोसेस होती है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं PCR। क्या बोलते हैं? PCR। PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या मतलब है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये तो क्लियर हो गया। मैं आपको अगर बहुत शॉर्ट में बताऊं तो इतना समझ लो कि बहुत कम समय में ज्यादा संख्या में DNA प्राप्त करने वाली एक प्रोसेस होती है। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर बहुत कम DNA है तो उस छोटे से DNA की हेल्प से हम बहुत सारा DNA प्राप्त कर सकते हैं
किस प्रोसेस के थ्रू? तो उस प्रोसेस का नाम है पीसीआर, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर से क्लियर कर दूं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कम डीएनए से बहुत सारा डीएनए प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हाँ, ये जरूर है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स का यूज होता है, वो कभी मौका मिला तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, नहीं तो कोर्स तो आपके पास होगा ही हमारा। तो दोस्तों, उस पीसीआर की खोज किसने करी थी? तो नाम आएगा तो क्या लिखा है? कैरी मुलिस ने करी थी। ठीक है दोस्तों, तो कैरी मुलिस ने किसकी खोज करी थी? पीसीआर की खोज करी थी। आगे लिखा है दोस्तों हाइड्रोपैथी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोपैथी। अब समझो, ऐसा होता है दोस्तों, एक साइंस की स्ट्रीम ऐसी भी होती है, कह लो एक तरीके की डॉक्टरी लाइन ऐसी भी होती है, हालांकि इसका कोई नाम बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे, जिसके अंदर बीमारियों को पानी के साथ सही किया जाता है। मतलब जो पानी होता है उसमें अलग अलग टाइप के, जो भी, मतलब मुझे इतने डीप इसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन जो हाइड्रोपैथी है असल में इसमें पानी से इलाज किया जाता है। आप ऐसे समझो कि विज्ञान की ऐसी शाखा, या कह लो एक डॉक्टरी लाइन ऐसी, जिसमें कि हम पानी से रोगों का अध्ययन करते हैं, मतलब पानी से रोगों को ठीक करते हैं पानी की हेल्प से। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोपैथी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्लियर हो गया। आगे लिखा है दोस्तों प्लाज्मोडियम गुणन। अब बात बनती है कि आखिर प्लाज्मोडियम क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना कि जब मलेरिया होता है हम लोगों को, तो हमारे शरीर को जो परजीवी अटैक करता है, जो प्रोटोजोआ परजीवी अटैक करता है, उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। मतलब यह हुआ, आपने नाम सुना होगा मादा एनाफिलीज का, खूब सुना होगा दोस्तों। मलेरिया कौन फैलाती है? मादा एनाफिलीज। तो जब मादा एनाफिलीज हम लोगों को काटती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके का प्रोटोजोआ परजीवी छोड़ देती है, जिसका नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में जब पहुंचता है तो दो चीजों को अटैक करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम कितनी चीजों को अटैक करता है? दो चीजों को। एक तो दोस्तों होता है हमारा लिवर, और दूसरा होता है हमारे आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन, ये तो आपको मालूम होगा। तो उसने दो चीजों का अटैक किया, एक तो हमारे लिवर को किया, यकृत को किया, और दूसरा किसको किया? हमारे आरबीसी को। तो यहां पे क्वेश्चन लेकिन क्या लिखा हुआ है? प्लाज्मोडियम गुणन। कि आखिर वो जो प्लाज्मोडियम है, गुणन का मतलब होता है संख्या में बढ़ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब जो हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम पहुंचा तो उसने अपनी संख्या को कैसे बढ़ाया या कहां पे बढ़ाया? तो प्लाज्मोडियम गुणन कहां पे होता है? प्लाज्मोडियम संख्या में बढ़ता कहां पे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यकृत में। ठीक है, तो हमारे लिवर में बढ़ता है प्लाज्मोडियम बहुत स्पीड से, तो यकृत होगा इसका उत्तर। तो प्लाज्मोडियम गुणन कहां पे होता है? यकृत में होता है। दोस्तों बचे केवल 4, और उसके बाद एक बेहतरीन रिवाइज, और बस वीडियो अपना एंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको कुछ सिखा पाया हूं। आगे बढ़ता हूं, लिखा है दोस्तों विषाणु में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विषाणु में होता है। तो याद रखना, विषाणु में केवल दो चीजें होती हैं। ये मैंने आपको अभी नहीं तो अपने 100% पिछले वीडियोज में जरूर बताया होगा। विषाणु में दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक तो होता है दोस्तों प्रोटीन, और दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। अब तुम्हें मैंने अभी अभी बताया था न्यूक्लिक अम्ल कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है दोस्तों डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। लेकिन एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूं कि किसी भी वायरस के पास में, कोई सा भी वायरस ले लो, दो चीजें होंगी। फिर सुनो बात को, एक तो प्रोटीन होगा, एक न्यूक्लिक एसिड होगा। और तुम जानते हो कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब सुनो मेरी बात, अब समझो कि किसी भी वायरस के पास में प्रोटीन तो होगा ही होगा, प्रोटीन तो श्योर है, और न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में कभी दोनों न्यूक्लिक एसिड नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी भी वायरस के पास में डीएनए भी हो और आरएनए भी हो, ऐसा नहीं होगा। या तो उसके पास में डीएनए होगा या फिर उसके पास में आरएनए होगा। मतलब यह हुआ कि कोई भी वायरस हमेशा दो चीजों का बना होता है, एक तो होता है प्रोटीन और दूसरा होता है या तो डीएनए या आरएनए, कभी दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक काम करिए कि मुझे आप सर्च करके बताइए, चाहे कहीं से भी सर्च करें, कि अभी अभी एक भयंकर कोरोना महामारी फैली थी, तो आप मुझे यह बताइए कि अभी अभी मैंने आपको सिखाया है कि इसमें प्रोटीन होगा या और दूसरा डीएनए होगा या आरएनए। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि अब इस कोरोना के पास में डीएनए या आरएनए में से क्या है। ठीक है दोस्तों, चाहे सर्च करो, चाहे गूगल बाबा पे करो या फिर यूट्यूब मामा पे करो, कहीं भी करो, आप सर्च करके मुझे बताना। जहां पे भी आपको पता है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आखिर जो ये कोरोना वायरस फैला था इसमें कौन सा न्यूक्लिक
सॉरी दोस्तों, उसके पास में कौन सा न्यूक्लिक एसिड था, डीएनए था या आरएनए, ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया। अगला लिखा दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बहुत अच्छी प्रोसेस, एक नाम है प्रोसेस, क्या असल में ये एक एंजाइम होता है। इतना समझो दोस्तों, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। होता क्या है कि डीएनए से आरएनए बनता है, बिल्कुल सही बात है भाई, डीएनए से आरएनए बनता है, असल में एमआरएनए बनता है, इतना डीप भी नहीं, नॉर्मल जान लो, डीएनए से आरएनए बनता है। वैसे तो एमआरएनए होता है वो, लेकिन फिर भी आप इतना समझो डीएनए से आरएनए बन रहा है। और डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन। तो डीएनए से आरएनए बना तो नाम दिया ट्रांसक्रिप्शन, और कुछ ऐसा हो जाए कि आरएनए से फिर से डीएनए बन जाए, है उल्टी प्रोसेस। उल्टी का मतलब क्या हुआ, रिवर्स। और ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और हुआ एक एंजाइम की हेल्प से, और एंजाइम के एंड में ज्यादातर एज लगा होता है। कभी नोटिस करना, लाइपेज, एमाइलेज है, इस तरह हेलिकेज, पॉलीमरेज, तो ज्यादातर लास्ट में एज लगा होगा। तो इस यहां पे क्या नाम लिखा है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स का मतलब हुआ उल्टा, और ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब हुआ कि ऐसी प्रोसेस हो जिसमें आरएनए से डीएनए बने। अभी अभी मैंने तुमसे क्या बोला, डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया, ट्रांसक्रिप्टेज। तो एक एंजाइम होता है जो कि आरएनए पे यूज किया जाता है, जिससे वो आरएनए अपने आप चेंज हो जाता है किसमें, डीएनए में। क्लियर हो गया ना। तो आरएनए से डीएनए उल्टी प्रोसेस है। उल्टी का मतलब क्या हुआ, रिवर्स हो गया भाई, गाड़ी रिवर्स जाती ना तो उल्टी होती। तो याद रखना कि आरएनए से डीएनए का जो बनना होता है वो किस एंजाइम की हेल्प से होता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आगे बढ़ो दोस्तों, लिखा हुआ है इवानोवस्की। तो कुछ नहीं दोस्तों, बिल्कुल परेशान मत होना कि विषाणुओं की खोज किसने करी, वायरस की खोज किसने करी, तो आंसर क्या हो जाएगा, इवानोवस्की ने करी। तो वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने की थी। ठीक है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है कवक और पौधों की जड़ों का सह संबंध। तो याद रखना दोस्तों कि जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, अगर वो पौधों की, असल में हायर प्लांट्स हैं दोस्तों, उच्च पौधों की कहना चाहिए, तो कवक और पौधों की मतलब जो मान लो ये पौधा है, इस पौधे की जड़ों में कवक लग गया, फंगस लग गया, तो इस संबंध को क्या बोलोगे, कवक और पौधों की जड़ों के सह संबंध को हम लोग बोलते हैं दोस्तों माइकोराइजा। याद रखना, इस नाम को भूलना मत, माइकोराइजा। तो याद रखना, कवक और पौधों की जड़ों का सह संबंध क्या कहलाता है, माइकोराइजा। याद रखना, जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन में क्या होगा, कवक और शैवाल का संबंध है भाई, कवक और शैवाल मिलके क्या बना रहे, लाइकेन। इसी तरीके से जो कवक होते हैं वो पेड़ पौधों की जड़ों में जब होंगे तो उस संबंध को, याद रखना, संबंध को नाम क्या दिया गया है, माइकोराइजा। और यहां पे दोस्तों 40 क्वेश्चन एंड हो गए। अपना वादा याद है ना। तो अब एक काम करो कि वीडियो में केवल, मतलब वीडियो तो चलने दो, एक तरफ साइड में मोबाइल रख दो। अब मैं एक बहुत स्पीडली रिवाइज करूंगा दोस्तों, एक बहुत भयंकर वाला रिवाइज होगा जिसमें 40 क्वेश्चन एक साथ रिवाइज होंगे और एकदम। ठीक है दोस्तों, 3, 2, 1 स्टार्ट, शुरू करते हैं। लिखा है ऑर्निथोफिली, मतलब किसके द्वारा, पक्षियों द्वारा परागण। अगला लिखा है कीरोप्टेरोफिली, चमगादड़ों द्वारा परागण। मेलेकोफिली, मेलेकोफिली समझ गए ना, घोंगे द्वारा परागण। एंटमोफिली, कीटों द्वारा परागण। जूफिली, जंतुओं द्वारा परागण। डेंड्रोलॉजी, मतलब वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, मतलब वृक्षों की आयु का अध्ययन। वायरोलॉजी, मतलब विषाणुओं का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब न्यूक्लिक अम्लों का अध्ययन, जिसके अंदर डीएनए और आरएनए आते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी मतलब कीड़ों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। उसके बाद हेमेटोलॉजी, रक्त और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन। उसके बाद एंजियोलॉजी, मतलब परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन। इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन। उसके बाद लेपिडेटेरियोलॉजी, तितलियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन। पेलियंटोलॉजी, मतलब जीवाश्मों का अध्ययन। फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान। उसके बाद सिंडेस्मोलॉजी, मतलब के अस्थियां जो हड्डियां होती हैं उनके जुड़ाव का अध्ययन, जहां पे जुड़ी होती हैं। ऑर्गेनोलॉजी, अंगों का अध्ययन। लेनेक ने खोज करी थी स्टेथोस्कोप की। प्लूरा हमारे फेफड़ों के ऊपर का भाग होता है। गैलो और मोंटाग्नीर, इन लोगों ने एड्स के बारे में बताया था 1984 में।
टी सेल्स और बी सेल्स, मतलब कि जो एड्स की कोशिकाएं होती हैं, मतलब सॉरी, जो एड्स का वायरस होता है वो हमारी टी कोशिकाओं को समाप्त करता है, मतलब टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। तो टी कोशिकाओं को समाप्त करने से टी वाली बी की मदद नहीं कर पाती है, जिससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बन पाती हैं। अगला लिखा है रेट्रोवायरस। तो जो HIV होता है वो रेट्रोवायरस समूह का एक वायरस होता है। मोरूला मतलब माता के गर्भ में जब भ्रूण 32 कोशिका का हो जाता है तो उसको हम लोग मोरूला बोलते हैं। उसके बाद अगला लिखा है कि अगर हरित क्रांति के जनक पूछे जाएं तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और अगर भारतीय हरित क्रांति के जनक पूछे जाएं तो MS स्वामीनाथन। अगला लिखा है कैरीमुलिस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग कम समय में अधिक संख्या में DNA प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं PCR। और PCR का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और PCR की खोज किसने की थी? कैरीमुलिस ने की थी। अगला लिखा है हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी मतलब कि जब हम किसी बीमारी का इलाज पानी की सहायता से करते हैं तो हाइड्रोपैथी होता है। अगला है प्लाज्मोडियम गुणन, मतलब कि जो प्लाज्मोडियम अपनी संख्या में वृद्धि करता है हमारे शरीर में, कहां करता है? यकृत में करता है, लिवर में करता है। अगला लिखा है विषाणु में होता है। विषाणु मतलब वायरस में होता है। तो याद रखें, या तो प्रोटीन तो होगा ही होगा, और प्रोटीन के साथ में या तो DNA होगा या RNA होता है। अगला लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब एक ऐसा एंजाइम जो कि RNA से DNA बनाने में मदद करता है। अगला लिखा है इवानोवस्की ने विषाणुओं की खोज की थी, वायरस की खोज की थी। और अगला लिखा है कवक और पौधों की जड़ों का संबंध क्या कहलाता है? तो इसका नाम है दोस्तों माइकोराइजा। तो उम्मीद है दोस्तों ये स्पेशल वीडियो आपको बेहद बेहतरीन लगा होगा, और जैसा कि आप जानते हैं सुपर 25 लेक्चर 25 था, इसीलिए स्पेशल था। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा पाया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हो सकता है कि दूसरों का भला करते करते आपका भला भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।